सभी को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की हरिद्वार उत्तराखंड गंगा विहार कॉलोनी नियर उर्मी होटल और नियर शांति कुंज भूपतवाला उत्तराखंड से सभी को जय श्री राम। आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरा क्या कसूर मेरी जिंदगी का सच, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े उनसे मैं ये कहना चाहूंगी, आप मुझे एफबी पर और यूट्यूब पर ईशा बेरी के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं। वो मेरी जिंदगी का सच है। आई होप वो सच सुन करके आपके कान भी खड़े हो जाएंगे, आंखें भी खुल जाएगी। हो सकता है किसी को रोम रोम करंट भी लग जाए, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का इतना कड़वा सच है जिसमें से मैं 100 में से अभी भी 10% 20% बता रही हूँ, क्योंकि कुछ फेसबुक पे मर्यादा में भी रहना पड़ता है। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, ऐसे ऐसे लोग मिले। मेरा एक मकसद है कि भाई मैं समाज को भी जागरूक करूं कि ऐसे भी ससुराल होता है, ऐसे भी जेठ होते हैं, ऐसी भी सास होती है, और किस तरह से महिलाओं को हिम्मत बना करके इस जंग को लड़ना चाहिए जैसे मैंने लड़ी। ठीक है, मजबूर नहीं होना चाहिए उनके कामों में। देह व्यापारी लोगों के साथ हमने इन्हें काम नहीं होना। हमने समाज को बिगाड़ना नहीं है, हमने समाज को सुधारना है। हमने समाज को एक अच्छा सा ब्यूटीफुल समाज बनाना है। तो इसलिए ये मेरी जंग एक मेरी अकेले की नहीं, मेरी हर महिला के लिए है, हर बहनों के लिए, हर बेटियों के लिए। इसमें मेरे लिए कोई जात बरादरी कोई अलग नहीं है। मेरे लिए सारे मुसलमान भाई बहनें मेरी बच्चियां हैं, मेरे क्रिश्चियंस भी है और सिख भी जो होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब एक है। ठीक है, मैं हर बेटी के लिए लड़ाई के लिए खड़ी हूँ, मैं हर बहन के लिए खड़ी हूँ, हर महिला के लिए खड़ी हूँ। बस मेरे पास कलम ही तो नहीं है। कलम मिल जाए तो फिर तो लोग भाग जाएंगे आधा शहर छोड़ के। चलिए, मैं आज आपको अपनी जिंदगी का सच बता रही हूँ। 2-3 दिन मैंने गैप कर लिया था, थोड़ा बिजी भी थी, थोड़ा सा मेरे आवाज में भी दिक्कत हो रही थी। आपको मैंने बताया था मैं एक खतरनाक बीमारी ल्यूपस से ग्रसित हूँ, जो मैं अपने आप को खुद ही खुश होकर के अकेले और अपने आप को पूरा केयर करके मैं अपने आप को जिंदा रखती हूँ। जी हाँ, मुझे जीने का शौक नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु ने शरीर दिया है तो उसकी केयरिंग भी करनी चाहिए। आज मैं आपको जिंदगी का और सच बताना चाहती हूँ। मेरा लास्ट में नहीं, मेरा पार्ट 70, ठीक है, मेरा क्या कसूर में जिंदगी का सच पार्ट 70 जिन्होंने देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था मेरे पति को पैरालाइज हो गया था। तो उसके बाद ये आपदा आई थी केदारनाथ की 2013 में जून के महीने में। आप लोगों को याद होगा, उस वाले पार्ट्स में आप चले जाइए अगर जिन्होंने नहीं सुना, या मेमोरी याद करने के लिए आप उसमें दोबारा से जाकर के सुन सकते हैं कि मेरे पति को पैरालिसिस हो गया था। मेरी सास इतना टॉर्चर करती थी कि वो भी एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि करे तो क्या करे। तो फिर क्या हुआ, उसके आगे का मैं पार्ट्स बताऊंगी, क्योंकि बीच में मैंने को इमरजेंसी अर्जेंट संदेश बनाने पड़े हिमानी जी के लिए। मैंने बताया था वो क्यों बनाती हूँ, क्योंकि मैं एक टैरो रीडर भी हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं से एक ईश्वर का संदेश आ जाता है कि आज अपनी बहन के लिए बनाना है, हिमानी अरोड़ा के लिए बनाना है, तो वो अर्जेंट संदेश में डाल देती हूँ मैं। आज मुझे अपनी स्टोरी और आगे बढ़ानी थी जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता लगना चाहिए मेरे वहां से कोठा नंबर 11 रूमा बेरी का गंगा विहार से वहां से निकलने का कारण क्या है। जो ये औरतें बोलती है ना माता पिता भगवान होते हैं, जी हाँ होते हैं, मैं भी कहती हूँ, क्यों नहीं होते। जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने हमें पाला, जिन्होंने खाना पीना खिलाया, ठीक है, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो होते हैं भगवान। क्या एक रूमाबाई जैसी कोठे की औरत, क्या वो एक माँ होगी? आप बताइए। आपको तो मैं खुल करके बता रही हूँ सारा सच, जिंदगी का वो सच जो अभी भी मैं आपके सामने 100 में से 50-60% लाती हूँ। थोड़ी सी मर्यादा अभी भी रह जाती है याद मुझे रूमा बेरी जी की, तो मैं थोड़ा सा मेन पॉइंट उठा करके बना देती हूँ। ये पॉइंट छूटे नहीं है, ये सच है। मुझे सच बोलने से डर नहीं लगता, इसलिए मैं बोरी हूँ। मैं इसलिए बोरी हूँ और बेवकूफ़ और नालायक इन लोगों ने मुझे समझा था, क्योंकि मैं चुप रहती थी। मैं बचपन से चुप रहती थी। मैं किसी के साथ जवान जोरी और बदतमीजी और ये लड़ाई झगड़ा, किसी का अपमान करना, किसी पे हंसना, झूठी अफवाहें फैलाना, निंदा करना, झूठ चपाटी लगाना, औरतों के बीच में ग्रुप ऑफ गैंग बना लेना और गरीब और लाचारों पे हंसना, ये सब मुझे नहीं आता।
ना मेरे पिताजी ने सिखाया, ना मैं ऐसी हूँ, और ना ही मेरे को सोसाइटी पसंद है। इसलिए मैं आइसोलेट में रहती हूँ, मैं अकेले ही रहती हूँ। मुझे हंसना होता है तो मैं डांस कर लेती हूँ, मुझे एंजॉय करना होता है तो मैं डांस कर लेती हूँ, मुझे पार्टी का अगर एंजॉय लेना होता है तो मैं अपने ही घर में ही सामान बना करके खा लेती हूँ अच्छा सा। जी हाँ, मैं एक अच्छी कुकिंग भी करती हूँ। तो मैं अपने आप में ही रहती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मुझे एंजॉय करना है, मैं अच्छा सा कुछ बना लेती हूँ और डांस कर लेती हूँ घर में ही, यही मेरी एक पार्टी हो जाती है। मुझे किसी की जो पार्टी पसंद नहीं है। हाँ, मैं किसी को रिजेक्ट भी नहीं करती हूँ। कोई मेरे घर मुझसे मिलने आ रहा है, वेलकम सत्कार जिन लोगों को मैंने दिया है वो लोग मेरे बारे में बता सकते हैं कि मैं कैसी लड़की हूँ और मैं कैसा सत्कार करती हूँ। मुझे किसी से वो नहीं है भाई, मेरे को जेलसी हो या कुछ हो, मैं चाहती हूँ ठीक है, जो आया वेलकम, जो नहीं आया जगह कम। अब मैं आपको ये वीडियोस बताना चाहती हूँ अपना सच आगे का। जब जून के महीने में, उससे पहले तो पैरालिसिस आ गया था, फिर वो थोड़ा ठीक हो गए थे। उसके बाद जब आपदा आ गई तो माँ को लगा, रूमा बेरी जी को लगा कि मेरे हस्बैंड तो अब कमा ही नहीं सकते क्योंकि ट्रेवल्स का काम है, यात्राएं बंद हो गई हैं, तो रास्ते टूट गए हैं, केदारनाथ का टूट गया है, काफ़ी लॉसेस हो गया है, हाहाकार मची थी 2013 में। हमारे ड्राइवर भाई लोग भी आधे फंस चुके थे ऊपर और आधे अपने घर चले गए थे। तो हमें ये फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ा क्योंकि जिन ड्राइवर भाइयों को हमें बुलाना पड़ा उनको तो हमने पेमेंट दिया ना, जो मुसीबत पे फंसे थे उनको भी दिया हमने, लेकिन हमने तो फाइनेंशियल लॉसेस उठाया। अब रूमा बेदी जी को ये लगा कि अरे अब तो ये कमाएगा नहीं और 3-4 साल तक तो काम चलेगा नहीं, रास्ते बनेंगे नहीं केदारनाथ के, ये तो अब मेरे ऊपर दोनों मियाँ बीवी बोझ बन गए। इनके दिमाग में आ गया कि बोझ बन गए हैं और मुझे अपना जुड़ा हुआ फंड, यानी कि जो इतने साल से 14 साल की उम्र से मेरे हस्बैंड कमा करके और 32 साल की आयु थी उस वक्त जब मैं इनके घर में थी, उस वक्त का सारा टोटल पेमेंट, एक पेमेंट इनके माता श्री रूमा बेदी जी के पास था। अब आप बताइए, जो माँ की परिभाषा सिखाते हैं, अगर भाई बेटे पे दुख आया है तो माँ को क्या करना चाहिए था? मेरी ऐसी तो माँ यही करती, भैया एफडीआर तोड़ देती, बैंक से पैसे निकालती, घर में राशन भरती। भाई जो 100 रुपये का साबुन से नहा रहे हो तो तुम 10 रुपये के साबुन से नहा लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती। जो हम 2 3 सब्जी बनवा रही थी, उसको हम एक सब्जी बना करके उसको 2 टाइम भी चला सकते थे, कर सकते थे ना। मैंने किया है जब मैं अलग हुई हूँ, मैं आपको बताऊंगी अपना भी दर्द। इनको बड़ा परेशान हुई और ये रोज लड़ने लगी। इसने क्या एलिगेशन लगाया, आप सुनिए आप ध्यान से। इन्हें क्या एलिगेशन लगाया, सुबह उठ गई और बोली कि तूने मेरी गोल्ड की चैन चोरी करी है, गोल्ड के टॉपस चोरी करे और एक अंगूठी, क्योंकि मैं तो रात को यहाँ निकाल करके सोई थी अपने सिरहाने, अपने बेडरूम में, जबकि मैं इनके बेडरूम में इंटरफियर नहीं करती थी सिवाय झाड़ू के, बस मैं झाड़ू पोछा करती थी इनके। इन्होंने सुबह सुबह बवाल इतना मचा दिया क्योंकि घर से निकालना था ना। अब तो अगर बहू बेटे यहाँ रहेंगे तो खर्चा हो जाएगा, ठीक है, तो इनको करना तो है ही, या फिर इतना मजबूर कर दूंगी ईशा को कि एंड में ये मेरे देह व्यापारी में सहयोग देगी, जैसे इसने मेरी बहन को अपने साथ ले लिया हिमानी अरोड़ा को, और जैसे इसने मेरी बड़ी जेठानी अंजू बेरी से ये काम कराए हैं राहुल बेरी जी की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो इनने सोचा इसे इतना टॉर्चर कर दूंगी। इनने मुझे फिर सुबह सुबह बवाल मचा दिया, इतना बवाल मचा दिया कि इसने अपना बेडरूम भी सारा खोला, सारा जो दीवान के अंदर, आप समझो डबल बेड के अंदर जो एक बॉक्स होता है उसमें हमारे एक ऐसे अनफोल्ड सामान होते हैं जिसे हम सालों में एक बार खोलते होंगे, जैसे सर्दी गर्मी के कपड़े, ये सब खोल दिए, सब निकाल दिए खुंदक में कि, और एक एक कपड़ा खोल खोल के देख रही है कि, और बड़ करी जा रही है, लड़ी जा रही है, न चाय मिली न नाश्ता मिला, सुबह से बवाल शुरू हो गया। फिर इसे ड्राइंग रूम का सारा खोल दिया और हम चुप थे। हमने कहा हुआ क्या है? बोली कि तूने मेरी सोने की चैन और अंगूठी और टॉपस मेरे तूने उठा लिए, क्योंकि मैं तो रोज पहनती थी, रोज यहाँ पर टेबल पे मैं निकाल के सोती थी और सुबह उठ के मैं पहन लेती थी, आज सुबह से मिल नहीं रहे, तूने रात को कमरे में आकर के चुरा लिए होंगे, तू भी अपना रूम दिखा। अब इसने देखो मेरे लिए क्या बर्डन करा, मेरा भी दीवान और डबल बेड खुलवाया और काफ़ी पैकिंग थी, और यहाँ तक कि जो मेरे दहेज के बर्तन थे, तब मुझे पता चला कि इसने दहेज के बर्तन भी आधे निकाल लिए थे मेरे पैकिंग वाले, और जो और भी पैकिंग थी तो कह रही तूने सोना इसमें डाल रखा होगा, उसको भी फाड़ फाड़ के देख रही है, कह रही तूने चुराया।
एक एक इसने मेरा बॉक्स खुलवाया, एक एक कपड़े खुलवाए, मेरी पूरे कपड़ों की अलमारी खुलवाई, मेरा बेडरूम का पूरा कोना कोना दिखाया, यहाँ तक कि वॉशरूम तक का भी, टॉयलेट की सीट तक आगे पीछे सब इसने देखा कि इसने कहाँ छुपाया। जी हाँ, एंड में जब नहीं मिला तो बड़े परेशान थे, हमने रसोई वसोई सब कर ली, समझ नहीं आई। मेरे हस्बैंड और मैं हम तीनों से लगे हुए हैं, खाना नहीं बना और सुबह से लगे पड़े, दोपहर के 3-4 बज गए थे। लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ये बोली जा रही थी, हम चुप थे, हम भी इसकी मदद कर रहे थे कि भाई ढूंढे, कहीं ये खुद रख के भूल गई हो। तो मैंने भी इनकी अलमारियां खुलवाई, सब करा, मैंने कहा देखते हैं, नहीं मिली, नहीं मिली, बहुत परेशान किया। फिर इसने कहा कि तूने अपने अंडर गारमेंट्स में छुपाए हैं। जी हाँ, कि तूने अंडर गारमेंट्स में छुपाए हैं, तो तू मेरे को कपड़े उतार के दिखा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि तुम बाहर जाओ, मैं अपने बेडरूम में इनको कपड़े उतार के दिखाती हूँ। जी हाँ, इसने मुझे टोटल कपड़े उतरवा दिए थे, एक भी मेरे शरीर में कपड़ा नहीं था। और उसके बाद इसने मेरे वो अंडर गारमेंट्स को भी झाड़ के देखा कि हाँ ये कपड़े मैं तो नहीं चिपक गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नहीं मिले तो मैंने कपड़े पहने और तसल्ली हो गई। अरे बड़ी परेशान, इधर ढूंढ फिर इधर उधर, इधर उधर, इधर रख दिए होंगे, उधर रख दिए होंगे, गमलों में जाके देख रही है, डस्टबिन में जाके देख रही है कि कहीं मैंने पन्नी में बांध के कहीं ना कहीं छुपा दिया हो। जब इसने मुझे नीवरस्त कर दिया था तो वो अंदर से मेरा दिल टूट गया। मैं नीवरस्त इसलिए हो गई थी कि कोई बात नहीं, ये भी मेरी जैसी एक महिला है, ये भी मेरी एक माँ है, वो जन्मदाता थी, ये मेरी सास माता है। शरीर तो एक ही औरत का बना हुआ है, लेकिन इतनी नीचता कौन दिखाता है, ये मेरे से दिल टूट चुका था और इसने मुझे निवस्त देखा है। और उसके बाद हुआ क्या कि जब ये इधर उधर बिजी हो रही थी, अलमारियों में खोल खाल के देख रही थी, ड्राइंग रूम में कभी सोफे की गद्दी हटा, ये सब सारा कबाड़ इसने खराब कर दिया था, सब कर दिया इनने। मैं इसके बेडरूम में गई और मैंने कहा हो सकता है कि मम्मी आप कहीं रख के भूल गई हो, मैं देखती हूँ। मैं अभी इनके सब चीजें देखी और उसके बाद नहीं मिली। अचानक से हुआ क्या कि आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसी भी कोई करता है। जी हाँ, तो मेरे हाथ से एक मोबाइल गिर गया, मम्मी गई बेड से, जब मैं देख रही थी तो वो मोबाइल गिर गया और मेरे को एकदम डर सा बैठा कि अरे ये तो चिल्लाई, अब मोबाइल तो नहीं टूटा, इसका छोटा सा मोबाइल था। तो जब वो मोबाइल गिरा तो मैंने उसको उठाया और जैसे मैंने उठाया तो मैंने देखा कि इसके बेड के नीचे एक गिलास पड़ा था, एक गिलास आगे पड़ा था और एक गिलास, पहले मैंने आगे वाला गिलास देखा, मैंने कहा अरे इसमें तो ये चाय का छोटा गिलास था, इन्हें सुबह पी होगी तो ये वहीं रख गई गुस्से में, कि क्योंकि प्लान बना रही थी सुबह 4 बजे उठ करके लड़ूं कैसे आज ईशा से। तो वो गिलास रखे, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यार ये ना अब तो ये सामने खड़ी है और किचन में मैं कैसे जाऊं इसका गिलास लेके, मैं इसे कहाँ रखूं। तो मैंने उसको थोड़ा सा बालकनी में पीछे रख दिया। अभी मैंने कहा जब ये शांत हो जाएगी मैं वहां से गिलास उठा लूंगी, नहीं तो ये भी पंगा बन जाएगा कि मैंने चाय पी थी, मैंने नहीं पी थी, ये गिलास कहाँ से आ गया, तो उन्हें कल का नहीं उठाया, परसों का नहीं उठाया, जबकि मैं झाड़ू रोज लगाती थी इनके बेडरूम में, तो तब तो मुझे कोई गिलास ही नहीं दिखता था। तो मैंने और नीचे देखा, मैंने कहा कहीं ये कह रही है कि मैं सिरहाने रखती थी, कहीं ये सुबह बेडशीट झाड़ रही हो, कहीं नीचे गिर गए। तो मैंने जब नीचे झाँका बैठ के तो वो जो बेड दीवार के साथ लगा था वो एक गिलास एक और बिल्कुल कोने में, आप समझ रहे हो, पूरा बेड है और एक तो आगे जो गिलास चाय का हाथ लगा वो मैंने बाहर कर दिया, दूसरा गिलास वो बिल्कुल इतनी दूर था कि वहां मैं उसके बेड के नीचे भी नहीं घुस सकती थी और निकालू कैसे। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा इधर आना, मैंने कहा ये तो उधर बोल रही है और सामान निकाल रही है, सारा का सारा डब्बे लेकर जितने भी, मतलब ये टोटली अलमारी इसने जान के बिखेरी कि जिससे कि ईशा सारा समेटेगी पूरे घर को। ये एक एक डब्बा खोल और जो भी खोल रही है फेंक रही है, मेकअप का फेंक, ये फेंक, ये सब उसी में लगी हुई थी। यहाँ तक कि इन्हें फ्रिज तक नहीं छोड़ा, फ्रिज में भी इसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि इन्हें सोचा कि मैंने फ्रिज में भी टिफिन के अंदर कहीं रख दिया और ये फ्रिज में जो भी सामान था इसे दूध तक खाली करा कि कहीं दूध में तो नहीं मैंने गोल्ड की चेन डाल दी। ये इस काम में बिजी थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा वो देखो गिलास पड़ा है, अगर ये देख लिया तो एक और आफत हो जाएगी, आप इसे निकालो चुपचाप और ये भी गिलास में पीछे बालकनी में रख दूंगी। तो मेरे हस्बैंड ने डंडी, बड़ा वाला डंडा लिया जो बालकनी में पड़ा था वाइपर वगैरह, उससे निकाला और वो गिलास को आगे किया, उस गिलास को आगे किया और वो उस गिलास के अंदर सोने की चैन, इनके टॉपर्स और इनकी रिंग निकल गई। जी हाँ, वो निकल गई, ठीक।
और उसके बाद इसने जब वो निकल गई तो इसने, हमने इसको दिखाई, हमने कहा ये देखो ना आप तो खुद रख के भूल गई थी, ठीक। और इतने में दरवाजा खटका और इसने पुलिस बुला ली थी। जी हाँ, इसने पुलिस बुला ली थी। हमने कहा अरे हमें लगा पहले किराएदार आ गया, क्योंकि लड़ाई सुबह से ही चल रही थी, चिक चिक बाजी तो हो ही रही थी और ये बोलती बहुत ऊंचा थी तो सबको आवाज आती थी। तो दरवाजा खुला तो रूमा जी ने मुझे बोला कि दरवाजा खोल, जरा चल दरवाजा खोल। तो मैंने दरवाजा खोला तो वहां दरवाजे पे 2 पुलिस सर थी, ठीक है। अब इसने कब फोन करा, उधर वाले रूम में जाके इसने क्यों पुलिस बुलाई, पुलिस आ गई और इसने वो चैन अंगूठी अपने पास फटाफट रख ली और इसने बोला कि हाँ मैंने ही बुलाया, आप देख लीजिए घर में ना चोर आ गए थे या क्या हुआ मुझे नहीं पता। मेरी सोने की चैन और अच्छी हैवी चैन थी, क्योंकि अच्छी उसमें बनी हुई थी, 3 लाख तक की वो लग रहा था कि है, काफ़ी अच्छी थी। और सोने के टॉपर्स और एक रिंग मैं रोज रात पहनती थी और रात को ही मैंने सिराने रखी थी। अब आप छानबीन कर लो कि बहू ने चोरी करी, यहाँ पे तो कोई ऐसा चोर आया नहीं है और हम सुबह से लगे हुए हैं, मिल नहीं रही, आप इससे पूछताछ कीजिए। अब मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहती हूँ, मैं क्यों नाराज हूँ आप पुलिस भाइयों से, कि 1 मिनट में इसके कहने पे पुलिस भी आ जाती है सप्तऋषि चौकी से। क्यों भाई, कौन है इस गंगा बिहार का धनराज सेठ जिसकी बाड़ी यहाँ चलती है और जिसकी एक कोठा चलता है और जिसकी एक कोठे भाई की महबूबा है रूमा बेरी, क्या उसी के कहने पे आती है पुलिस बार बार? जी हाँ, फिर तो उसी के कहने पे आती होगी। चुपचाप फोन कर दिया, पुलिस दरवाजे पे खड़ी, सोने की चैन भी इतनी दूर छुपाई इसने, वो मिल भी गई, उसके बाद भी कह रही छानबीन कर लो। तो पुलिस ने मुझे नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, ये उनकी अच्छी सी आदत लगी मुझे। उन्होंने कहा मैडम सामान तो हमने सारा देख लिया, एक बार आप दोबारा देख लो, हो सकता है कि आपके हाथ लगी हो या आप सुबह सफाई कर रही होंगी तो हो सकता है कि वो चैन अंगूठी आपके हाथ से कहीं इधर उधर रखी गई हो। तब मैंने कहा कि सर चैन अंगूठी जस्ट अभी मिली है और ऐसे ऐसे मिली है जो मैंने आपको बताया अभी, ये मैंने एक्सप्लेन उनको भी किया। तो वो चुपचाप लौट करके चले गए, ठीक है। अब आप देखिए इस वीडियो में आपने क्या सुना कि मेरे को एक तो निवृत्त किया, कोई करता है, सिर्फ मेरे शरीर पर अंग पे कितने मेरे तिल है ये देखने के लिए इसने मुझे निवृत्त किया था, ताकि अपने दलालों को ये बताए, अपने दल्लों को ये बताए जो इसके साथ घूमते भू माफिया और थे व्यापारी लोग, कि मेरी बहू के शरीर पर कहाँ तिल है और वो तिल, ताकि तुम लोगों को बताओ आगे जाके, इसे डिफेम करो कि मैंने तो ईशा के साथ सेक्स किया है और इसके इस जगह पे शरीर पे तिल है। जी हाँ, मैं तब खूब रोई अपने हस्बैंड का कि मैंने कहा इसने मेरे कपड़े भी उतरवाए, तो इसने कहा तो मैंने तो इसलिए उतरवाए थे, देख मेरे सामने नंगी हो गई ना तू, अब रूमा के मुंह मत लगियो, अब रूमा के मुंह मत लगियो, रूमा नंगी होती भी है और कर भी देती है और करा भी देती है और करा भी दूंगी तुझे भी और तेरी बहन को भी, तेरे ही मोहल्ले नींबू घेर में ऐसे ही करवाऊंगी दोनों बहनों को और पब्लिक मारेगी तुम्हें, क्योंकि मैं डरा ना करती, रूमा हूं मैं रूमा। और मेरा बेटा जो राहुल है ना, जानती है ना क्या है वो, माफिया लोगों में बैठता है वो। तुम दोनों बहनों को तो ऐसी नंगी नचाएंगे, मैंने तो एक के साथ भी किया था। जी हाँ, ये वो आप ध्यान से सुन ले आंटी जिन्होंने मेरा रिश्ता कराया था, उन्होंने मुझे बोला मैंने तो उस तक को नहीं छोड़ा जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसने तेरी शादी कराई है बिचौलिया बन के, प्रभात तबला। जी हाँ, कि प्रभात तबला के कपड़े भी मैंने ही फड़वाए थे, ठीक है, और मैं अच्छी भी बन जाती उसके सामने जाके। मैंने फड़वाए, पीछे से चौक दी, चौक का मतलब समझ गए ना, कि आग लगाई, उसने कपड़े फाड़े खड़खड़ी में और पूरे समाज के सामने निवृत्त करवाया था। उसके बाद मैंने ही उसको ढका था। ये रूमा बेरी जी की हरकतें हैं, ये शुरू से ही झूठ चपाटियां औरतों की ग्रुप ऑफ गैंग बनाती है, जो ग्रुप ऑफ गैंग इसने मेरे घर भी भेजी थी। राजकुमार की बीवी, बेटी, दीप तिवारी की बेटी, दीप तिवारी की बीवी और रतन मणि डोभाल पत्रकार जी की बीवी, ये 5 महिलाएं मेरे पे हमला करने आई थी। ग्रुप ऑफ गैंग ये महिलाएं बनाती हैं और मुझको मारने के लिए भेजा था, जिसका भुगतान मुझे को आज कोर्ट में करना पड़ रहा है। भुगतान का मतलब मुझे मुकदमा करना ही पड़ा एंड में। वहां पे भी इन्होंने उन महिलाओं के नाम कटवा दिए। आप मुझे बताएं कि कहाँ है इंसाफ फिर?
इसकी बदमाशी इतनी चल रही है कि इसको कोई नहीं रुक रहा। गंगा बिहार में इतनी बदमाशी चल रही है, आखिर ऐसे अकेली औरत तो नहीं चला सकती। ठीक है, बागी फिल्म का कोई धनराज सेठ यहाँ पे है और यहाँ पे कोई जग्गू राहुल बेरी है, उसी में है ये सब। जग्गू राहुल बेरी में है। बागी फिल्म आप देख लीजिए सलमान खान की और किरण जी की, तो उसमें शक्ति कपूर है। ठीक है, तो वो धनराज सेठ की बाड़ी में काम होते हैं और वो ये काम रूमाबाई करवा रही है। इसने मुझे इतना टॉर्चर किया। कौन अपनी बहू को नहीं व्रत कराता है? आप बताइए मुझे पुलिस भाई कि ये सही करती है? महिलाओं को नहीं व्रत कराती है, ये सही करती है? और फिर भी इसके लिए पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती और कोई समाज एक्शन नहीं लेता, कोई गंगा बिहार में एक्शन नहीं लेता। आखिर क्यों? क्योंकि क्या इस कॉलोनी के हर एक रंगीन हो रखे इस कोठे में? मुझे बताएं आप। जहां देखिए वहीं पर इसकी चलती है। मोती बाजार में है तो वहां पे हमारा जीना आराम करा रखा है इस औरत ने। प्रॉपर्टी खींचने के लालच में मैं प्रॉपर्टी खा लूं। राहुल बेरी और रूमा बेरी बस, और इसकी वाइफ भी अंजू बेरी बस, और इसका बेटा पूरा परिवार है। वो सोचता है कि मेरे पिताजी के अशोक कुमार अरोड़ा जी की नींबू घेर की संपत्ति हड़प लो, और इसने मुझे चैलेंज किया है कि मैं जगह जगह नंगी करा दूंगी तुम्हें। ठीक है, मेरी बहन तो ले ली इनने, हिमानी अरोड़ा को। अब आप देख लीजिए, अगर एक देह व्यापारी औरत के साथ मेरी बहन रह रही है, छोटी एक बच्ची जिसको मेरे को कन्यादान करना चाहिए था, और इसे भी करना था, इसे भी कन्यादान करना चाहिए था, बहुत अच्छा इसे मौका मिला था, लेकिन इसने ये भी गवा दिया। अपने कुकर्म भर लिए इसने, अपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस लड़की को मुझसे मिलने नहीं दे रहे 5 साल से। एक तरह से हाईजैक किया हुआ है, किडनैप किया हुआ है, और मुझसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करने देते, ना फोन पे बात करने देते, ना मैसेज करने देते। क्यों? आखिर है क्यों? कहाँ है मेरी बहन? आप पुलिस डिपार्टमेंट भाई सुन क्यों नहीं रहे हो? क्यों नहीं सुन रहे हो? आज एक प्रभा आंटी खड़खड़ी में निवृत्त हुई है, मैं घर के अंदर निवृत्त हुई हूँ। मेरी बहन को भी जगह जगह इन्होंने नचा दिया होगा। पता नहीं कितनी महिलाओं को ये निवृत्त कराएगी धमकी देकर के, इसलिए औरतें चुप हो जाती है कि कपड़े फड़वा देगी। जी हाँ, क्योंकि इसने बड़े ड्रामे मेरे आगे भी करे थे कि मैं नंगी हो जाती हूँ। ध्यान रखिए, रोमा हूँ मैं, नंगी हो जाती हूँ और नंगा करना भी जानती हूँ। मेरे मुंह अपनी औकात देख के लगी हो अब कि अगर तुझे नंगा नहीं हो ना, अभी तो मैंने तेरे को बेडरूम में नंगा करा, अब मैं अगली बार तो मेरे मुंह लगी या तूने मुंह खोला तो मैं तुझे समाज के आगे नंगा कर दूंगी गंगा बिहार कॉलोनी में, और पत्रकार अलग बुलाऊंगी। बताएं आप मुझे, इनने ठीक किया? अगर ठीक किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जो ये कहते हैं ना सास ससुर की सेवा करे, क्या मुझे ऐसी सास की सेवा करनी चाहिए, या मुझे देह व्यापारी औरत के कोठे में बैठना चाहिए, या इसका सिंहासन संभालना चाहिए ताकि ये कल मर जाए तो मैं भी एक देह व्यापारी औरत बन जाऊं? इस गंगा बिहार कॉलोनी में रहने के लिए क्या मुझे एक कोठा भाई बनना पड़ेगा? क्या मुझे एक देह व्यापारी औरत बनना पड़ेगा? मुझे अपना चकला चलाना पड़ेगा? चमड़े की जहाज की कमाई खानी पड़ेगी, या और चमड़े की जहाज की फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी मुझे लड़कियों की? आप बताएं मुझे, क्या कर रहा है समाज हमारे लिए? और अगर हम जैसी लड़कियों को तंग किया जाता है, पुलिस में जाते हैं, कोई मदद नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? इस सप्तऋषि चौकी बंद कर दो ना। फालतू में सरकार पुलिस वालों को तनख्वाह दे रही है। 4 पुलिस तो बैठती होगी वहां पर सप्तऋषि चौकी में, 4 जनों की सैलरी तो बचेगी। सप्तऋषि चौकी बंद कर दो, फिर वहीं पर ठीक है वो बड़ी कोतवाली वहीं पर ही। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो धनराज सेठ की बाड़ी चल रही है, रूमाबाई का कोठा चल रहा है, कोठा नंबर 11। और ये इतनी तरह से टॉर्चर करती है, नकाब पहनती है स्पिरिचुअल होने का कि मैं बहुत परमात्मा की बंदी हूँ, लेकिन अंदर से कितनी गंदी है ये मैं अभी भी बहुत कम बता रही हूँ आप लोगों को। आज एकादशी है, मैं आपको झूठ नहीं बताऊंगी। चलिए इसके आगे का और बताऊंगी, बने रहिए आप मेरी स्टोरी के साथ जिंदगी का सच सुनने के लिए। मैं ये चाहती हूँ मेरी लड़ाई हर लड़की के हक में है, समाज को सुधारे, वरना पढ़ने आने से कोई नहीं रोक सकता। अभी कोरोना गया है, ईश्वर की किताब बंद नहीं हुई है, जिंदगी अभी बाकी है। धन्यवाद।